बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बेटा जी, चैप्टर नंबर 19 जो है हमारा आखिरी टॉपिक है, आज ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है। सारा जो है इस चैप्टर के अंदर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, तो बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में आपको बता रहा है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है। आपने पहले पहले जो है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ पढ़ी, फिर डेवलपमेंट पढ़ी, फिर हमने एनिमल्स के अंदर ग्रोथ पढ़ी, डेवलपमेंट पढ़ी, डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है, फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे डेवलपमेंट के टॉपिक पढ़े और फाइनली एब नॉर्मल डेवलपमेंट। अच्छा जी, एब नॉर्मल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक जो है वो चीज़ अपनी इनिशियल स्टेज से चली और अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच गई, तो इट्स मीन कि उसने अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट की है। अब सब टाइम कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको डिस्टर्ब करते हैं और इसको नॉर्मल तरीके से प्रोसीड नहीं होने देते। इस यानी इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एब नॉर्मल डेवलपमेंट। वो फैक्टर कौन कौन से हैं आगे हम डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन। तो यहाँ हमने एक टर्म लिखी हुई है टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी जो है एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। टेराटोलॉजी है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अब नॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास ब्रांच है जिसके अंदर हम अब नॉर्मल डेवलपमेंट को डील करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा जी, फैक्टर्स क्या हैं इसके? अब नॉर्मेलिटीज इन जीन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे जीन्स जो है उसके ऊपर अब अगर कोई चेंजिंग आती है तो आगे क्या अब नॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। अब नॉर्मेलिटीज़ आर इनहेरिटेड फ्राम पेरेंट्स थ्रू अब नॉर्मल आर डिफेक्टिव जीन्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि हमें पता है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से जब जो है फिर गमीट्स बनते हैं, तो क्रोमोसोम जो हैं उनके ऊपर जो हैं जीन्स पाई जाती हैं। तो ये जो जीन्स हैं जैसे ही पेरेंट्स से आगे बच्चों में डिलीवर होती हैं, लेट्स सपोज अगर इन जीन्स में पेरेंट्स के पास वो जीन्स ही ख़राब थी, तो वो जीन्स आगे बच्चों में मुंतकिल हो जाएंगी और वो आगे जाके जब डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरेंगी तो वो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं करवाएंगी। इट्स मीन के पीछे से उसकी जीन्स ही ख़राब थी, तो जीन्स ख़राब होने की वजह से आगे जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हुई। यहाँ भी कह रहा है कि अब नॉर्मेलिटीज़ आर इनहेरिटेड। अब नॉर्मेलिटी जो हैं वो वरासत में मिल जाती हैं हमें फ्रॉम पेरेंट्स। किससे? पेरेंट्स से। थ्रू अब नॉर्मल आर डिफेक्टिव जीन्स, किसके थ्रू? अब नॉर्मल या डिफेक्टिव जीन्स के थ्रू। और इस तरह की जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं आगे जाके बच्चों के अंदर वही फिर सिम्टम्स वही जो हैं उसके जीन्स को एक्सप्रेस करवाती हैं जिस तरह वो पेरेंट्स के साथ कोई अब नॉर्मेलिटीज़ को उठाए हुए थी। तो एग्जाम्पल यहाँ दे रहा है हीमोफीलिया की। वेल नॉन एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर जो है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आगे चैप्टर नंबर 21 हम पढ़ेंगे, सेल साइकिल, उसमें भी ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी, लेकिन अभी से इनको समझ के जाना है। सम टाइम वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज़ एडेड आर मिसिंग। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती किस वजह से है? अगर हम ह्यूमन की कैरियोटाइप देखें, कैरियोटाइप कहते हैं स्पेशल एरिया ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जब हम पहुंचेंगे अपने 23rd क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर, 23rd क्रोमोसोम का जो पेयर है वो क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। ये बात याद रखनी है कि जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर तो मेल है तो उसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा। अगर तो वो फीमेल है तो ये दोनों क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे। ठीक है, नहीं जी, अब आते हैं यहाँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। समटाइम वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज़ एडेड आर मिसिंग। तो अब होगा क्या कि अगर यहाँ एक सेक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ वो ऐड हो जाएगा या ये मिस हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। सबसे पहले उसने यहाँ लिखी हुई है क्लाइन फ़िल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फ़िल्टर सिंड्रोम में देखें कि आप
ऊपर यानी एक्स वाई शो करता है पैटर्न मेल को और एक्स एक्स फीमेल को। तो यहाँ आप देखें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में उसके पास 2 क्रोमोसोम फीमेल लाइक हैं और 1 क्रोमोसोम मेल लाइक हैं। यानी ये जो इंडिविजुअल होगा इसमें फीमेल्स लाइक जो खसूसियात हैं वो ज़्यादा होंगी और मेल लाइक से कम हो जाएंगी, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है ना। अब अगर ये नॉर्मल है ना, एक एक्स और एक वाई, तो इट्स मीन यहाँ देखो दोनों एक्स एक्स है ना, तो ये फीमेल लाइक खसूसियात जो हैं, लेकिन यहाँ जो है मेल लाइक सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे सिंड्रोम को हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का नाम देते हैं। इसी तरह अगर आगे हम देखें, दूसरा है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में आगे बेड़ा ही गर्क हो जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो अकेला जो है एक्स क्रोमोसोम जो है वो मौजूद है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल लाइक खसूसियात को, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को, लेकिन मेल लाइक जो है वहाँ नल क्रोमोसोम है, वहाँ है ही कोई चीज़ नहीं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक क्रिटिकल चीज़ है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है एक्स वाई वाई, या इसको सुपर मेल्स भी कहते हैं। इसको क्यों सुपर मेल्स कहते हैं? क्योंकि देखें कि एडिशन है ना, अब देखो एक एक्स और एक दूसरा वाई, तो ये पैटर्न बन गया। इट्स मीन के मेल लाइक अब जो खसूसियात हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ भी यही है, इनको हम सुपर मेल्स कहते हैं, यानी मेल्स लाइक खसूसियात ज़्यादा हो जाती हैं। तो जिसमें यहाँ उसने लिखा हुआ है क्या होता है कि सुपर मेल्स लेड्स टू टालनेस, टालनेस ज़्यादा हो जाती है इनमें, अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं ये, और उसके अलावा मेंटल डिफेक्ट एंड एंटी सोशल बिहेवियर। तो ये भी एक नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। नॉर्मल वही है कि आपके पास एक एक्स और एक वाई हो। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो अल्टीमेटली वो जो इंडिविजुअल है वो एब नॉर्मली तरीके से बिहेव करेगा, एंटी सोशल बिहेवियर होगा, उसमें गुस्सा ज़्यादा होगा, उसकी मेंटल जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। नहीं जी, उसके बाद है हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जीन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम यानी इस सेल को हमने एक्स रे से बम्बार्ड किया। एक्स रे हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट जीन्स को उसमें चेंज ला दे और म्यूटेशन आ जाएगी, और ये क्रोमोसोम आगे जब डॉटर सेल में जाएगा तो ये जो म्यूटेशन है, ये जो एबनॉर्मेलिटी थी वो ऐसी बच्चों में चली जाएगी। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसा कि कह रहा है कि एक्स रेज फॉर टेट्राजेनिक एक्शन, तो टेट्राजेनिक एक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमनली जानी जाती है जो एक्स रेज है हमारे पास। दे डैमेज आर चेंज द जीन्स काजिंग म्यूटेशन, कह रहा है कि ये डैमेज कर देती है आर चेंज द जीन्स काजिंग म्यूटेशन। तो किसकी वजह बनती है? म्यूटेशन की वजह बनती है, चेंज आ जाती है जीन्स के अंदर, चेंज का आ जाना म्यूटेशन कहलाता है। तो ये भी एक हमारे पास फैक्टर है अब नॉर्मल डेवलपमेंट का। जब म्यूटेशन आ गई इट्स मीन के जीन्स का स्ट्रक्चर पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा, और वो जो आगे बनने वाला हमारे पास ऑफ स्प्रिंग होगा उसके अंदर भी अब नॉर्मलिटीज़ होंगी। तो चौथे नंबर पे हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफेक्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफेक्ट जो है ये ट्रेस एलिमेंट और हमारे पास जो विटामिन्स हैं उनकी कमी की वजह से भी हो सकते हैं। ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ सर्टन विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, टॉक्सिन एंड ड्रग्स इंगेस्टेड बाय मदर। तो ऐसी मदर्स जो कह रहा है कि यानी प्रेगनेंसी की हालत में और जो उनके ऑफ स्प्रिंग फीटस उनकी बॉडी में बन रहा हो और वो खाने पीने के मामले में एहतियात ना करें, टॉक्सिन, ड्रग्स या इस तरह की चीज़ें लें, तो वो बच्चे की जो नॉर्मल हेल्थ है, वो जो नॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट हो रही है वो डिस्टर्ब हो सकती है और एबनॉर्मेलिटीज़ अराइज हो सकती हैं। नहीं जी, पाँचवें नंबर पे है हमारे पास मेटाबॉलिक डिफेक्ट। मेटाबॉलिक डिफेक्ट जो है ये भी वेल नोन है, इसके भी काफ़ी क्रिटिकल जो है वो पहलू हैं। काजेज स्ट्रक्चरल डेविएशन, तो मेटाबॉलिक यानी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं उनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है? काजेज स्ट्रक्चरल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो किसका नतीजा बनता है? ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट का। जैसे उसने कुछ एग्जांपल यहाँ दी गई हैं, जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कह रहा है कि माइक्रोसेफेली है। माइक्रोसेफेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्कल जो है वो स्मॉल साइज़ का रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम माइक्रोसेफेली कहते हैं। ये माइक्रोसेफेली भी किस वजह से होती है? मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से होती है। उसके बाद क्लिफ्ट पैलेट है, जिसमें यानी जो अपर लिप है वो फोल्ड हो जाता है, यानी दोनों लिप्स आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते,
उसमें कट होता है लिप्स में, जब ये उसमें कट होता है, फ्यूज़ नहीं हो पाते, तो ऐसे बच्चों को यानी फीडिंग में, खाना खाने में या इस तरह बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं और सम टाइम जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और थर्ड नंबर पे है हेक्सा डिजिटली। हेक्सा कहते हैं 6 को डिजिट डिजिट से निकला है, यानी कुछ आपने लोग ऐसे देखे होंगे जिनके हाथों और पाँव की उंगलियां जो हैं वो 6 6 होती हैं, 6 उंगलियों पाँव की और 6 उंगलियां हाथों की एक साथ एक्स्ट्रा उंगली निकली होती है, तो वो एबनॉर्मेलिटी है। इस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट। यानी जैसे ये मेरे हाथ की जो है 5 उंगलियां हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर साथ यहाँ इधर एक्सटेंशन आ जाए इधर, तो वो बिल्कुल ऑकवर्ड सा कोई और ही चीज़ लगती है, तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ है, उसको हम एबनॉर्मेलिटीज़ कहेंगे। लेकिन जी ये आसान सा टॉपिक था, एबनॉर्मेलिटीज़ या एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ थी, इनको आपने अच्छे से देख लेना। ये चैप्टर हमारा टर्मिनेट हो चुका है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपने करना है, इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।